Hello and welcome. Today I am going to teach you chapter 4 agriculture. ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है. इन दिस वीडियो आज हम एग्रीकल्चर के लिए बात करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है. तो एग्रीकल्चर एक हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन कम्युनिटी के द्वारा की जाती थी और आज भी की जाती है. लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें तो वो सिर्फ एडिबल प्लांट्स को उगाया करते थे और उनका ध्यान रखते थे. लेकिन आज अगर हम एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सिर्फ कल्टीवेशन नहीं है क्रॉप्स का. इसमें हम सिर्फ क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं करते बल्कि जो लाइव स्टॉक रेयरिंग है उनके लिए भी हम काम करते हैं एग्रीकल्चर में. और जो ये वर्ड है एग्रीकल्चर, ये कहाँ से आया? ये लेटिन वर्ड के लेटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं, एजर एंड कचर. मीनिंग इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड. आगे नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ. क्या आपने कभी सोचा है कि एक पोटैटो स्टफ्ड जो पराठा है, जिसे हम आलू का पराठा बोलते हैं, आप जो ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, वो आया कैसे या वो कैसे बनता है? नहीं सोचा? तो चलिए आज सोच लेते हैं. जो पोटैटो स्टफ्ड पराठा होता है, जो हमारा आलू का पराठा होता है, इसके लिए हम 3 स्टेप्स फॉलो अप करते हैं. जैसे हमें सबसे पहले उसके लिए गेहूं का आटा चाहिए, आलू भी चाहिए, क्योंकि हमें वो डायरेक्टली कहाँ से मिलते हैं? हम मंडी से तो ले आते हैं, बट उससे पहले वो कहाँ से आता है? उससे पहले वो खेतों से ही आता है. अगर हम अपने वीट की बात करें और अपने पोटैटोज़ के लिए हम बात करें तो वो आते हैं फील्ड से, और फील्ड से आने के बाद में वो मार्केट में जाते हैं एंड देन मार्केट से वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और तब उसके बाद में वो हमारी मार्केट में आते हैं, लोकल मार्केट में आते हैं. तो इस तरीके से एक आलू के पराठे को बनाने के लिए हमारे पास में कुछ 3 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वीट और जो हमारे पोटैटो हैं, दैट मीन्स गेहूँ और आलू को उसमें फील्ड में उगाया जाता है, दैट मीन्स खेतों में उगाया जाता है. और जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सेकेंडली वीट फ्लावर और पोटैटो स्टफिंग, जो कि हमारे पराठे के लिए तैयार किए जाते हैं. एंड द थर्डली जो हमारा मेन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद में वो आलू का पराठा हमारे घर में तैयार होता है. तो इस तरीके से जो आपने देखा कि जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं होते ना, एंड इसीलिए उनको हमें क्या करना होता है, उनको कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो ह्यूमन कंजप्शन में उनकी एक्टिविटीज़ को कर सकें. आगे नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए अगर बात करी है तो उसमें हमारी कुछ टाइप्स आ जाते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम मेनली 3 टाइप में, उसको 3 पार्ट्स में उसको क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड थर्ड इज़ टर्शियरी एक्टिविटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए. अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं? वो गैदरिंग से रिलेटेड होती हैं, एक्सट्रैक्शंस हो गया उसमें, एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो जो हमारी गैदरिंग हो गई, एक्सट्रैक्शन है, प्रोडक्शन है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन है उसे हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. अगर इनके हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, कैटल रेयरिंग, लंबरिंग, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं. नेक्स्ट आता है, अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए हम बात करते हैं तो उसमें हमारी कुछ एग्रीकल्चर के टाइप्स भी आ जाते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. तो जो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमारी एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर और विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, जो कि कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें इंक्लूड होती हैं. अगर हम एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं तो हमारी क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होता है और जो रेयरिंग लाइव स्टॉक होता है उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा जो हम सिल्क का जो हम रेयरिंग करते हैं, दैट मीन्स जो सिल्क वॉर्म का जो रेयरिंग करते हैं उनको पालना कमर्शियली तौर पे जब हम करते हैं सिल्क फाइबर को गेन करने के लिए, उसको पाने के लिए, तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट आता है ब्रीडिंग ऑफ फिश. जो फिशेस होती हैं उनके लिए उनको ब्रीड करना, स्पेशली उनके लिए टैंक्स और पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनवाया जाता है उनके लिए,
तो उसको जो फिश का ब्रीडिंग होता है उसे हम पिसीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर ये होता है कि जिसमें हम ग्रैप्स का कल्टीवेशन करते हैं, तो उसे विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जिसमें सिर्फ हम फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कमर्शियली तौर पे उगाते हैं, तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आगे नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो कि हमारी दूसरी एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक से रिलेटेड। इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उन्हीं से रिलेटेड इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग में लाया जाता है उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि जो क्लॉथ्स का बनाना है, अब क्लॉथ्स हम किससे बनाते हैं, नेचुरल फाइबर से बनता है, डायरेक्ट तो नहीं बन जाता। तो पहले क्या आता है, एक नेचुरल फाइबर आता है और उससे तब उसके बाद में वो क्लॉथ्स को बनाया जाता है। तो जो और नेक्स्ट आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, आयरन है, और या फिर अगर हम स्टेनलेस स्टील के लिए बात करें तो ये हमें किससे मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं, ना कि हमें डायरेक्ट आयरन से मिल जाता है वो सब कुछ। तो इस तरीके से अब जो ये हमारे मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, माइनिंग से मिलते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल का जो प्रोसेसिंग होता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स का जो प्रोसेसिंग होता है, ताकि हम उन चीज़ों को कंज्यूम कर सकें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स है, किसी भी चीज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब हम प्रोडक्ट्स का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका प्रोसेसिंग में लेकर आते हैं ताकि हम उनको कंज्यूम कर सकें, तो वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होता है। आगे थर्ड आता है हमारा टर्शरी एक्टिविटी, जिसमें हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ दैट मीन्स थर्ड एक्टिविटीज़। अब इसमें हमारी जो सोसाइटी को हम जो कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो इसमें हमारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम टर्शरी एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट हो गया, बेकिंग है, मेडिसिन हो गया, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, बहुत सारी इसी तरीके की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि टर्शरी एक्टिविटीज़ में काउंट होती हैं, इंक्लूड होती हैं, जो कि एक थर्ड एक्टिविटी के नाम पर इंक्लूड होती हैं हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर, एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। अब वो कैसे होती है, हम जनरली देखते हैं हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का 50% है, बल्कि मैं कहूँगी मोर देन 50% जो है वो हम एग्रीकल्चर की से ही बाउंड है, एंगेज्ड है। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो उन्हीं से ही इंगेज्ड हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया के लिए बात करते हैं तो 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारे देश की वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को फीड कराती है, उनको खाना देती है। एंड अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर के लिए जो कि 13 करोड़ एनिमल्स के लिए एक भी खाने का बंदोबस्त करती है। और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल को लेते हैं, क्योंकि जितना अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं उन्हीं का ही प्रोडक्शन किया जाता है, और सेकेंडरी एक्टिविटी में हमारा उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्ट को उसमें प्रोसेसिंग में लाया जाता है, उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं, एग्रीकल्चर के द्वारा ही वो हमारे रॉ मटेरियल को लेती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर के कंसंट्रेशन के लिए अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अगर हम कंसंट्रेशन के लिए अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ हम देखते हैं, वर्ल्ड के कुछ ही ऐसे हिस्से होते हैं, कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, जो क्रॉप्स का कल्टीवेशन है वो पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी वर्ल्ड में हर जगह पर हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन करें। कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वहीं पर ही सिर्फ क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। तो जो एग्रीकल्चर को जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उन्हें हम क्लासिफाइड करते हैं फिज़िकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन इनपुट्स। और अगर हम फिज़िकल फैक्टर्स के लिए बात करते हैं तो उसमें कुछ हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे फिज़िकल फैक्टर में क्लाइमेट होता है, सॉइल होती है, जो टॉपोग्राफी है वो डिपेंड करती है, हमारा जो वाटर है वो डिपेंड करता है। तो ये बहुत सा इस तरीके के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो उसको जो फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द पॉइंट फर्स्ट, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, जो हमारे एग्रीकल्चर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है कि हमें सूटेबल एक फ्लैट लैंड या फिर प्लेन्स चाहिए होता है, जैसे हम देखते हैं, और ऐसी ज़मीन चाहिए होती है जहाँ पर उसमें मिट्टी में न्यूट्रिशंस हो। और जनरली हम देखते हैं जो नदियों के आसपास के जो हमारे प्लेन्स होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो पूरी न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, फर्टिलिटी होती है उसके अंदर। तो जो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम हाई माउंटेन्स के लिए अगर हम बात करते हैं कि भाई हाई माउंटेन्स पर एग्रीकल्चरल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो लेस फर्टाइल होती है देन प्लेन्स। अगर हम प्लेन के लिए बात करें तो वहाँ पर क्योंकि रिवर जो होती है वो अपने बहाव के साथ में मिट्टी को लेकर के आती है, और जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशंस हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके लिए अगर हम माउंटेन्स के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो लेस फर्टाइल होती है, और उसमें सॉइल इरोजन सबसे एक कॉमन प्रॉब्लम मानी जाती है। और जो हाईलैंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग को यूज़ किया जा सकता है। टेरेस फार्मिंग होती है सीढ़ी नुमा खेती, एंड उसमें या फिर वहाँ पर हम बाय बिल्डिंग जो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो डैम्स होते हैं उनको बिल्ड कर सकते हैं, उनका निर्माण करा सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो टोपोग्राफी होती है वो किसी भी एक प्लेस के लिए एक मेन फैक्टर होता है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ही ग्रेटली इम्पैक्ट डालता है। जैसे अभी डिस्कस किया कि हमारी कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए हमारी जो सॉइल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है बहुत ही, क्योंकि सॉइल का जो टाइप है, जो उसकी क्वालिटी है, वो एक बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस डालती है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एल्यूवल सॉइल जो होती है, एल्यूवल सॉइल उसके अंदर रिचनेस होती है ह्यूमस की। दैट मीन्स जो उसके अंदर कुछ बायो और कंपोस्ट होते हैं, जिनकी वजह से उन कंपोजिशन की वजह से जो एल्यूवल सॉइल होती है वो बहुत ही बेस्ट मानी जाती है क्रॉप्स के लिए। और इसको जो एल्यूवल सॉइल होती है वो जनरली ऑलमोस्ट हर टाइप की क्रॉप के लिए बेस्ट मानी जाती है। अगर हम बात करें जो लेटराइट सॉइल होती है, जिसको हम लाल मिट्टी बोलते हैं, उसके अंदर कम फर्टिलिटी होती है, जो कि सिर्फ ग्राउंड नट और मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा और बारले, इन सब चीज़ों को उगाने के लिए हमारे लिए सूटेबल मानी जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी जो सॉइल है वो अपनी सॉइल का जो हमारा टाइप होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो एक बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस हमारी क्रॉप प्रोडक्शन पर डालती है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा वाटर। जैसे कि हमें पता है कि वाटर हमारा बेसिक नीड है, उसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पानी तो हर मौसम में चाहिए ही अपनी थ्रस्ट को, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वर्क्स होते हैं जो पानी के बिना पूरे नहीं हो पाते। तो इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर के लिए अगर हम बात करें तो वाटर एक एसेंशियल चीज़ है, एक एसेंशियल फैक्टर है। तो जो हमारा वाटर के लिए अगर हम एग्रीकल्चर के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्स आता है हमारा रेनफॉल। अगर रेनफॉल टाइम पर और इनफ अगर एग्रीकल्चर को क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए, क्रॉप्स के लिए अगर ना मिले तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बल्कि थोड़ी नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो इनएडिकेट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, दैट मीन्स कहीं हम देखते हैं कई बार रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। तो ये सब चीज़ें एक फैक्टर हो जाते हैं हमारी क्रॉप को बेहतर बनाने के लिए। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रेनफॉल चाहिए, जो कि एक एडिकेट होना चाहिए, इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए, और टाइमली यानी कि समय पर होना चाहिए। जिस टाइम पर क्रॉप को ज़रूरत है उस रेनफॉल की, उस बारिश की, तो अगर ऐसा नहीं होता, जहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, वहाँ पर ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। और जबकि अगर हम बात करें कि कहीं पर बहुत ज़्यादा जब रेन हो जाती है तो वो फ्लड का भी कारण बन जाती है, वहाँ पर बाढ़ का कारण बन जाती है। और बाढ़ की वजह से हम सबको पता है कि कितना नुकसान होता है। तो इसीलिए अगर हम एग्रीकल्चर के लिए अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हमें चाहिए ही, क्योंकि अगर हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, एंश्योरली हमें टाइमली अगर हमें उसको जो वाटर की अवेलेबिलिटी अगर वो नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय बन जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो इसलिए हमारा जो वाटर है एक वो एसेंशियल फैक्टर हो जाता है हमारी एग्रीकल्चर के लिए।
नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर होता है, उसमें हमारा रेनफॉल भी आ जाता है, विंड भी आती हैं उसमें, क्योंकि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, हमें नीड होती है। ग्रोइंग सीज़न के लिए रेन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वीट के लिए बात करते हैं तो वीट के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, नीड होती है उसकी। और अगर हम रेन के लिए बात करें तो ग्रोइंग सीज़न में रेन की नीड होती है। एंड जब हम उसको हार्वेस्ट करना होता है, हमें जब उसका हार्वेस्टिंग का जब टाइम आ जाता है तो उस टाइम के लिए बहुत धूप चाहिए, सनी डेज़ चाहिए की नीड होती है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर हम बात करें पैडी के लिए, यानी कि धान के लिए, अगर हम धान के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये उसके दो फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं हमारी धान के लिए, पैडी के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो क्लाइमेट कंट्रोल जो होता है, एक पैटर्न जो होता है एग्रीकल्चर के लिए, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो फिज़िकल फैक्टर में हमने उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिज़िकल फैक्टर के बाद में ह्यूमन इनपुट। ह्यूमन इनपुट क्या है? जो मशीनरी और टूल्स हैं, या इट मीन्स जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ है, इरिगेशन का जो मीन्स है, जो इरिगेशन के जो मेथड हैं, लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, ये जो सारी चीज़ें का यूज़ है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, इन्हें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन इनपुट्स के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं मशीनरी और टूल्स को, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी को। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम हर काम में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, हमारे टाइम को और जो हमारी लेबर है, जो हमारा हार्ड वर्क है, वो थोड़ा उसको ईजी बना देता है टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो जो मशीन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, मशीन और टूल्स का जो यूज़ है, वो उसको ईजी बना देता है क्रॉप प्रोडक्शन को। और जो लेबर्स हैं, जो फार्मर्स की जो लेबर होती है, उनके काम को भी वो आसान बना देता है। तो इस तरीके से जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो उसको एनहेंस भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के बायो और केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काम आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डेवलप करने में, उसको इंक्रीज़ करने में काम आते हैं। उनका काम क्या होता है? फर्टिलाइज़र्स एक्चुअली हमारे जो सॉइल होती है उसकी न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन बहुत सारी हम ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर रिवर वाटर अवेलेबल नहीं होता, एडिकेट अवेलेबल नहीं होता वो इनफ क्वांटिटी में, या फिर रिवर वाटर होता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है? तो वहाँ पर एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ पर कुछ अलग डिफरेंट मेथड्स अपनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए, सो दैट वहाँ पर एग्रीकल्चर ईजीली अवेलेबल हो सके, ईजीली हो सके। तो इसीलिए जो ज़मीन है, जिस ज़मीन को कृषि के लायक बनाया जाता है, वो इरिगेशन मेथड से जो अरेबल लैंड है उसकी भी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ सकती है इससे। नेक्स्ट आता है लेबर। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लेबर की रिक्वायर तो होती है, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर में, तो उनके लिए लेबर की भी नीड होती है। अगर हम पैडी फील्ड्स के लिए बात करें तो उसमें जो प्लांट्स की जो पैडी प्लांट्स की जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है उसके लिए लेबर की रिक्वायर होती है। अगर हम टी गार्डन्स के लिए बात करें तो वहाँ पर उन टी लीव्स को प्लकिंग करने के लिए, यानी कि उन पत्तियों को चुनने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो लेबर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है हमारा ह्यूमन इनपुट में, हमारी एक्टिविटी, हमारी जो एग्रीकल्चर है उस एक्टिविटी में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्रीकल्चर जब हमारी यूज़ हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको कैरिंग तो करना पड़ेगा, उसको फील्ड से दूसरी जगह पर स्टोरेज करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ती है, उसे मार्केट में बेचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ती है। अगर किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है तो क्रॉप्स क्या होती है, फील्ड में ख़राब हो सकती है, ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मानी जाती हैं एग्रीकल्चर में।
अब एग्रीकल्चर में हमारा आता है नेक्स्ट फार्म सिस्टम। अब फार्म सिस्टम का रोल क्या है? अब जब एग्रीकल्चर हम करते हैं तो उसको वेल मैनेज सिस्टम में हम करते हैं, उसको एक वेल मैनेज सिस्टम की नीड पड़ती है, कंसीडर करना होता है हमें। तो इसमें हमारे कुछ इनपुट्स रिक्वायर करते हैं, इनपुट्स और ऑपरेशंस और आउटपुट। इस फार्म सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप इस टेबल में, इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं अपनी डिस्प्ले पर कि उसको फार्म सिस्टम को 3 पार्ट्स में उसको क्लासीफाई किया गया है, इनपुट्स, ऑपरेशंस एंड आउटपुट। अब इनपुट के लिए अगर हम बात करें तो उसमें हमारे फिज़िकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनपुट्स में लाइक आपका आ जाता है जो सीड्स हैं, मशीनरी है, आपका फर्टिलाइज़र्स हैं, लेबर, रेनफॉल, सनशाइन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी इनपुट्स में आ जाती हैं। दैट मीन्स हम उसमें लगाते हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें अपना डालते हैं। और अगर हम ऑपरेशंस के लिए हम बात करें कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें काम करते हैं, सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं तो प्लफिंग, दैट मीन्स जुताई करते हैं खेत की, सोइंग, बुआई करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, एंड देन लास्ट में जब वो जो हमारी जो प्रोडक्शन है जब वो हो जाती है तो उसको हार्वेस्टिंग की, कटाई की नीड होती है। तो इस तरीके से हमारे ये उसमें ऑपरेशंस का काम करता है, ये हमारे टास्क होते हैं उसमें। एंड लास्ट आता है हमारा आउटपुट। आउटपुट में हमारी जो चाहे वो जो क्रॉप्स है जो वो प्रोड्यूस करती है वो हमारा आउटपुट होता है। अगर हम फार्म सिस्टम के लिए बात करें तो ये हमारा जो मैंने अभी आपको बताया इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू नो मोर अबाउट एग्रीकल्चर, चेक एग्रीकल्चर पार्ट 2। Thank you.